जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका अपनी केमिस्ट्री के क्लास में। आज हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक शुरू कर रहे हैं अयस्क, जो एग्जाम के लिए आपके बहुत जरूरी है। चलिए शुरू करते हैं। अयस्क क्या है? जिस खनिज में प्रचुर मात्रा में धातु विद्यमान हो तथा जिससे कम खर्चे में ही सरलता से धातु प्राप्त किया जा सके उसे अयस्क कहते हैं। खनिज प्रचुर मात्रा में हो, खनिज में धातु प्रचुर मात्रा में हो और हमें ज्यादा खर्च ना पड़े, टेक्नोलॉजी ज्यादा उपयोग ना करना पड़े और आसानी से हमें धातु उसमें से प्राप्त किया जा सके, उसी को हम अयस्क बोलते हैं। अयस्क समझिए तो मतलब धातु बहुत ज्यादा मात्रा में रहेगा। जो हम खनिज निकाले या प्राप्त किए उसमें धातु की मात्रा बहुत ज्यादा होनी चाहिए, तभी वो अयस्क कहलाएगा। एग्जाम्पल में आप देख सकते हैं बॉक्साइड। बॉक्साइड है जो एल्युमिनियम का अयस्क है, जिससे हम एल्युमिनियम प्राप्त करते हैं। इसी तरह से हेमेटाइट है। हेमेटाइट से हम एल्युमिनियम नहीं, लोहा प्राप्त करते हैं, तो लोहा का अयस्क हो जाएगा आपका हेमेटाइट। उसी तरह से जिंक ब्लेड है, तो हम इससे जस्ता प्राप्त कर लेते हैं। ये क्या है? इनके अयस्क है। अयस्क वे खनिज है जिनके धातु प्रचुर मात्रा में हो। धातु की मात्रा प्रचुर होती है जिससे धातु निकालना कम खर्चा में संभव हो और सरल हो। चलिए नेक्स्ट है, ये देखिए टॉपिक, ये जो आपका बातें लिखी हुई है एग्जाम के लिए बहुत जरूरी है। ये जो देख रहे हैं ना आप कि सभी अयस्क यहाँ पड़ी, जो आपको दिख रहा है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं। जितना भी अयस्क होता है सारे के सारे क्या होते हैं? खनिज होते हैं। किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। ये आपका स्टेटमेंट है जो एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछता है। इसको उल्टा पुल्टा करके दे देता है, इसलिए आप इसे ध्यान दीजिए। तो देखिए कि सभी अयस्क खनिज क्यों होते हैं? क्योंकि देखिए अयस्क मतलब आपको भी समझ में आ गया होगा कि जिसमें धातु की अधिक मात्रा अवेलेबल होती है, जिससे हम धातु बहुत कम खर्च में प्राप्त कर लेते हैं, वही अयस्क होती है। लेकिन किंतु सभी खनिज अयस्क नहीं होते। खनिज आपने बहुत ज्यादा देखा होगा। मान लीजिए कोई बोलता है कि बालू के अंदर भी सोना बहुत अधिक मात्रा में नहीं होता है, लेकिन मात्रा सोना का होता है। लेकिन आपको बालू से आप सोना प्राप्त कर सकते हैं? नहीं, बहुत ज्यादा मुश्किल है। इसीलिए बोलता है कि जितना खनिज है सारे अयस्क नहीं हो सकते हैं। यह स्टेटमेंट था। सभी अयस्क खनिज होते हैं किंतु उनमें धातु प्राप्त की जाती है। इसीलिए सभी खनिज अयस्क तभी कहलाएंगे अयस्क है क्योंकि उससे धातु आप आसानी से निकाल सकते हैं। लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। जितना भी खनिज है आपका अयस्क नहीं होगा, क्योंकि हर खनिज में धातु इतनी मात्रा में नहीं होती है कि उससे कम खर्चे में धातु निकाली जा सके। मान लीजिए कि बालू में बताया लोगों ने कि इसमें सोना के अंश पाया जा रहा है, लेकिन बताइए कि बालू से सोना प्राप्त करना कितना मुश्किल है। एक तरह से बालू भी तो हमारे खनिज ही है ना, लेकिन उससे धातु तो हम नहीं निकाल सकते। इसलिए खनिज बहुत ज्यादा मात्रा में पाया जाता है, लेकिन सारे खनिज से हम धातु प्राप्त नहीं कर सकते, इसलिए वो अयस्क नहीं हो सकता है। ये स्टेटमेंट इस पे लागू होता है। एग्जाम्पल में देख लीजिए, यह आपका धातु अधिक मात्रा में रहेगा अयस्क में। बॉक्साइट दिया एग्जाम्पल में, यहाँ खनिज दिया है। कॉपर पाइराइट दिया है जिसमें तांबा बहुत कम मात्रा में होता है, इसलिए अयस्क नहीं है। कॉपर पाइराइट क्या है? कॉपर का एक तरह से अयस्क मान सकते हैं, लेकिन अयस्क नहीं कहेंगे क्योंकि इससे आप कॉपर निकाल नहीं सकते हैं पूरी तरह से। इसीलिए इसको बोला है कि सभी अयस्क खनिज होते हैं, किंतु सभी अयस्क खनिज होते हैं, लेकिन सभी खनिज अयस्क नहीं होते। अब देखिए नेक्स्ट है हमारा, अयस्क कई प्रकार के होते हैं। आपने भी पढ़ा होगा बहुत ज्यादा प्रकार के अयस्क पाए जाते हैं। कण अयस्कों को उनकी रासायनिक संरचना के आधार पर 5 मुख्यतः प्रकारों में बांटा गया है। पहला देख लीजिए आप, ऑक्साइड अयस्क। पहला है ऑक्साइड अयस्क। जिन अयस्कों में धातु ऑक्सीजन के साथ संयोग होती है, मतलब ऑक्सीजन रहेगा, कोई भी धातु है उसके साथ अगर ऑक्सीजन मर्ज रहेगा तो ऑक्साइड अयस्क उसको बोलेंगे, कोई ऑक्साइड के साथ। यहाँ देखिए हेमेटाइट है Fe2O3 एग्जाम्पल में है। अब दूसरा है हमारा सल्फाइड अयस्क। सल्फाइड कहने से आपको पता चल रहा है कि अयस्क में किसकी मात्रा रहेगी? धातु के साथ सल्फर इंक्लूड रहेगा, संयुक्त रहेगा। तो जिंक ब्लेड हो गया आपका, सल्फर इसमें मर्ज रहता है। नेक्स्ट है हमारा तीसरा कार्बोनेट अयस्क। तो इसमें कार्बोनेट अयस्क था जिन अयस्कों में धातु कार्बोनेट समूह के साथ, तो मतलब कार्बोनेट इसमें संयुक्त रहेगा। तो
तो यही है ZnCO3 कैलेमाइन। कैलेमाइन में जे क्या है, कार्बोनेट मर्ज है। इसी तरह से हाइलाइड अयस्क है, हाइलाइड जिन अयस्कों में धातु हैलोजन के साथ संयुक्त रखती है, जैसे में साल्ट, रॉक साल्ट, इसमें क्या है, हाइलोजन ग्रुप है, जिसमें आपका Cl जो होता है ना, ये हाइलोजन ग्रुप के अंतर्गत आता है, तो इसमें मर्ज रहता है। ये देखिए, जिन अयस्कों में धातु फॉस्फेट समूह के साथ फॉस्फेट रहेगा, तो ये देखिए CF5PO4 3F, तो इसमें फास्फेट मर्ज है, तो इसको आप बोल सकते हैं कि फास्फेट अयस्क है। अब ये कह रहा है कि अयस्क वे खनिज होते हैं जिनमें कम खर्च में अधिक मात्रा में धातु प्राप्त किया जा सकता है, तो ये अयस्क का डेफिनेशन है आपका। आगे है आपका धातु कर्म, कि धातु कर्म क्या होता है। अयस्कों से धातुओं के निष्कर्षण एवं उसके संशोधन की प्रक्रिया धातु कर्म कहलाती। देखिए, आपके पास अयस्क है, लेकिन अयस्क में बहुत सारी अवांछनीय जिस चीजों की हमें जरूरत नहीं होती, वो भी चीजें उसमें मिली हुई रहती है। पृथ्वी से जब हम अयस्क को निकालते हैं या पहाड़ों से निकाल के लाते हैं, तो कह रहा है कि वही को अयस्क के साथ धातुओं के निष्कर्षण, अयस्क के धातु निकालिए, उसके संशोधन, आप उसमें संशोधन करिए, जो आपकी जरूरत की चीजें नहीं है उसे हटाइए। ये जो प्रोसेस चल रहा है ना, पूरी प्रक्रिया, इसी को हम धातु कर्म कहते हैं। एग्जाम्पल में आप हेमेटाइट रख लीजिए, अयस्क के आप क्या निकाल लेते हैं, लोहा, तो देखिए यहाँ अयस्क आपका हेमेटाइट है, इस अवस्था में आप इसे सांद्रीकरण कर रहे हैं, शुद्ध करने की कोशिश कर रहे हैं, फिर इसको धातु से निष्कर्षण कर रहे हैं, भट्टी में गलाकर लोहा को पिघला के बाहर निकाल रहे हैं, ताकि उसमें जो कंकड़ बालू है पीछे रह जाए। फिर अशुद्धियों को हटा के शुद्ध कर रहे हैं, आप जो अशुद्धि उसको बाहर कर रहे हैं, तब जाकर आपको शुद्ध लोहा प्राप्त हो रहा है। ये सारी जो प्रोसेस आपको दिख रहा है ना, ये सारी प्रोसेस धातु कर्म कहलाती है। आगे है हमारे धातु कर्म में प्रयुक्त होने वाले कुछ मुख्य पद। तो देखिए क्या क्या धातु कर्म में है, हमारा गैंग है पहला। अयस्क में उपस्थित मिट्टी, रेत आदि अशुद्धियां। देखिए, जब हम पृथ्वी से निकाल के लाते हैं अयस्क, तो उसमें बहुत सारे अशुद्धि, कंकड़, मिट्टी, पत्थर आदि मौजूद रहते हैं। जो ये होते हैं ना, कंकड़, मिट्टी, पत्थर, ये सारे गैंग बोलते हैं, इनको हम गैंग बोलते हैं। जो इसमें देखिए लगा हुआ है, ये जो आपका अयस्क है, इसमें देखिए मिट्टी, रेत, ये सब लगा हुआ है, इसी को हम गैंग बोलते हैं। उसी तरह से सांद्रण करेंगे हम अयस्क में गैंग को हटाने की प्रक्रिया। जैसे ही हम अयस्क है हमारे पास, अब हम इसमें से देखिए ऊपर ऊपर से सारे जितने भी रेत, कंकड़, मिट्टी था, सबको हम हटा रहे हैं, तो इसी को हम बोलेंगे सांद्रण। ये प्रक्रिया सांद्रण कहलाएगा। हेमेटाइट से मिट्टी को हटाना। अब देख लीजिए, आप भर्जन आता है, सल्फाइड अयस्क को वायु की उपस्थिति में करता है। आपके पास अगर ZnS है, मतलब सल्फाइड अयस्क है, तो आप उसे क्या करेंगे कि अयस्क को वायु की उपस्थिति में गर्म करेंगे, गर्म करके जिंक ऑक्साइड आप उससे प्राप्त कर लेंगे, तो ये होता है आपका भर्जन। नेक्स्ट है हमारा निस्तापन। अयस्क को वायु की अनुपस्थिति में सीमित वायु में गर्म करते हैं। बहुत सारी अयस्क होती है जिससे धातु निकालने की प्रक्रिया में हम अयस्क को वायु के अनुपस्थिति में, वायु नहीं रहेगा या बहुत कम मात्रा में रहेगा, उस स्थिति में हम उसको गर्म करते हैं। बिना वायु के उसको गर्म करने पर क्या करेगा, जिंक, देखिए कार्बोनेट है यहाँ, जिंक यहाँ गर्म करेंगे कम वायु में, तो ZnO प्लस CO2 बाहर निकल जाएगा इससे, तो जिंक ऑक्साइड डाइऑक्साइड प्राप्त होगा हमको। मतलब ZnCO3 से हमको ZnO प्राप्त हुआ और CO2 प्राप्त हुआ। आगे हम फिर प्रागलन देखेंगे। प्रागलन क्या होता है, उच्च ताप पर अयस्क को गलाकर धातु प्राप्त किया जाता है। बहुत अधिक टेम्परेचर पर जब हम धातु को गला रहे हैं, उसमें से बहुत चीजें को बाहर निकालने के लिए कोक, चूना, पत्थर, ये सारे मर्ज रहते हैं, तो हमारी धातु पिघल के बाहर निकल जाती है और इसके अंदर में बहुत सारी चीजें जो जरूरत के नहीं होते बैठ जाती है। तो ये प्रक्रिया हम प्रगलन करते हैं, प्रगलन द्वारा करते हैं। लौह अयस्क है आपको CO2 को, CO के साथ आप गर्म करके इसको क्या कर रहे हैं, देखिए Fe आपका बाहर निकल गया, CO2 मुक्त हो गया, तो ये प्रोसेस प्रगलन कहलाती है। अब है आप धातु को शोधन करेंगे, धातु से अशुद्धियों को हटाकर शुद्ध बनाना। आपके पास धातु है, उसके साथ बहुत सारी चीजें, अशुद्धियां मिली हुई रहती है, तो आप उसे विद्युत अपघटन करके बहुत सारे अनुपयोगी चीजों को बाहर कर दीजिए, तो ये प्रोसेस आपका शुद्ध तांबा प्राप्त हो जाएगा। ये प्रक्रिया द्वारा मतलब धातु का शोधन हो जाएगा।
कार्य अशुद्ध तांबे को विद्युत अपघटन द्वारा शुद्ध तांबा में बदला जाता है। ये प्रोसेस आपका शोधन कहलाती है। नेक्स्ट है हमारा धातुमल। पढ़ लीजिए स्लैंग क्या होता है। द्रवक गैस में उपस्थित अवांछनीय अपद्रव्यों के साथ संयोग करके उन्हें द्रवनशील पदार्थ में परिवर्तित कर देता है, उसे धातुमल कहते हैं। देखिए जब हम अयस्क मिलता है उसमें बहुत सारा अवांछनित पदार्थ होता है जो गलता ही नहीं है, उसमें मर्ज रहता है, अयस्क में निकलता ही नहीं है बाहर। तो जब आप ये धातु मल को उसमें मिला देंगे ना तो वो द्रवनशील हो जाएगा। जो नहीं घुल रहा था ना पहले, अब वो घुल जाएगा और घुल के ऊपर छता जाएगा, जिससे हम उसको पहले बाहर कर लेते हैं। तो यही कह रहा है द्रवक अपद्रव्यों के साथ मिलकर उसे द्रवनशील पदार्थ में बदल लिक्विड कर देगा, ऊपर अलग कर देगा। द्रवक में देखिए SiO2 है, अपद्रव्यों के साथ संयोग करके धातुमल बनाता है जो पिघले धातु से हल्का होता है और ऊपर तैरने लगता है। ऊपर जैसे तैरेगा आप उसे बाहर निकाल देंगे कि ये आपको दिखने लगेगा कि ये अवांछित पदार्थ है, हमारे धातु में इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसी तरह से लौह अयस्क को सिलिका अगर अपद्रव होता है तो चूना पत्थर द्रवक का काम करता है। आप चूना पत्थर उसमें डालेंगे ताकि क्या करे, SiO2 को दोनों का संयोग कर कैल्शियम सिलिकेट धातुमल बनाता है, जिससे धातु को बाहर किया जा सकता है। ये आपका पूरा प्रोसेस था कि किस तरह से हम धातुओं को, धातु में हल्का होंगे ऊपर दिखने लगेंगे आपको, अब पिघला हुआ धातु भारी रहेगा, आप उसे छान करके बाहर कर लेंगे। ये ऊपर जो छताया हुआ है इसे आप अलग कर लेंगे तो आपका शुद्ध धातु नीचे बैठ जाएगा। अब आप इसे ठोस बनाइए, लिक्विड अवस्था में कोई भी चीज में इसका उपयोग कर सकते हैं। धातु मल पिघली पिघली धातु से हल्का होता है। जो आपका धातु पिघला हुआ है, जो आपको जरूरत है, उससे ये ऊपर रहेगा, ऊपर तैरता है और अलग निकाल दिया जाता है, जिससे शुद्ध धातु प्राप्त करने में सहायता मिलती है। यही था आपका धातुमल। आई होप कि वीडियो पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक शेयर एंड चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू सो मच।